नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया होगा और संभवतः हम लोगों का एग्ज़ाम मार्च लास्ट या अप्रैल मंथ में हो जाने की उम्मीद है अभी तक। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, इसीलिए आप लोग अब अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाइए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग जैसा कि हम लोग कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो धाराएं पढ़ी थी वो धारा 20 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान थे। इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो धारा 21 से लेके धारा 41 तक पढ़ेंगे, जो कि सुरक्षा संबंधी प्रावधान है और इसमें कामगारों की सुरक्षाओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सुरक्षा संबंधी प्रावधान धारा 21 से धारा 41 तक को। धारा 21 में मशीनरी पर बाड़ लगाना है, यानी कि जो गतिमान मशीनरी के जो गतिमान भाग हैं जो कि घूमते हैं, रोटेट करते हैं, उनमें कोई आदमी उलझ ना जाए या उनके किसी कपड़े वपड़े ना फंस जाए, इसलिए उन पर एक बाड़ लगा देनी चाहिए जिससे कि कोई भी दुर्घटना होने की संभावना ना रहे। संभवतः इसमें धारा 21 में ये बताया गया है। धारा 22 में भी गतिमान मशीनरी पर उसके निकट कार्य करने वाले के बारे में बताया गया है कि जो उन पर कार्य करते हैं उनके लिए क्या क्या सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए, उनके लिए क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले तो कामगार जो भी उस पर काम कर रहा है वो चुस्त कपड़े पहने हो। विशेष रूप से प्रशिक्षित वयस्क कामगार ही उस पर लगाए जाएंगे। ये विशेष रूप से मेंशन किया गया है कि किसी भी मशीनरी पर कोई भी अल्पवय व्यक्ति या जो बालक हो या कुमार हो उसको नहीं लगाया जाएगा। केवल वयस्क कामगारों को ही, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, उनको ही लगाया जाएगा। यदि स्त्री के क्षति की आशंका हो तो उनसे स्नेह या समायोजन नहीं कराया जाएगा, यानी कि अगर कोई क्षति होने की आशंका है तो स्त्री या बालक से, तो उनसे ग्रीसिंग वगैरह नहीं कराई जाएगी उन मशीनरी पर, ठीक है ना। ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से धारा 23 में खतरनाक मशीनों पर अल्प व्यक्तियों का नियोजन प्रतिषेधित किया गया है कि जो अल्पवय व्यक्ति हैं उनका नियोजन नहीं किया जाएगा। अनुपालन की जाने वाली सावधानियों की जानकारी से उनको अवगत कराना होगा और मशीनरी चलाने से पहले जो भी मशीनरी पर काम करेगा व्यक्ति उसको पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा या वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो। इसके बाद धारा 24 में जो आघात गियर और बिजली काटने की युक्तियां हैं, इनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी मशीनरी घूम रही हैं उनको अचानक बंद करने के लिए, और किसी को करंट अगर लग गया है तो बिजली को यानी पावर को ऑफ करने के लिए व्यवस्थित युक्तियां लगी होनी चाहिए और वो एक पहुंच के दायरे में होनी चाहिए, वो ना ज़्यादा ऊपर लगी हो, वो आसानी से पहुंच में रहें, इस तरीके से उनका व्यवस्था किया जाना चाहिए। ये धारा 24 में बताया गया है। धारा 25 में जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो स्वतः ही चलती हैं उनके बारे में बताया गया है। ऐसी मशीन की जो स्थिर संरचना है वो दीवार से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए और जहां ये मशीन लगी है वहां पर किसी भी व्यक्ति के गुजरने की संभावना ना रहे, इस तरीके से कोई भी वहां रास्ता नहीं बनाना चाहिए। अगर रास्ता ही नहीं होगा तो लोग आगे निकलेंगे नहीं वहां से। मतलब ये मशीन जो है एक रास्ते में स्थापित नहीं करनी है, जहां आवागमन रहता है वहां ये स्थापित नहीं करनी है। धारा 25 में ये बताया गया है। धारा 26 में नई मशीनों के आविष्टन के लिए, कास्टिंग के लिए बताया गया है। सभी मशीनरी एवं उनके भाग और पुर्जों तथा बिजली जनित यंत्रों का आविष्टन किया जाना चाहिए। हालांकि उनको महीने में, उनको 6-6 महीने पर उनका चेक होनी चाहिए और अगर नई मशीनों की आवश्यकता पड़ती है तो उनको नई मशीनों की जगह, उनको पुरानी मशीनों को नई मशीनों की जगह रिप्लेस कर देना चाहिए। धारा 26 में बताया गया है। और इन सब की जांच के लिए जो कारखाना निरीक्षक होगा वो इन सब की जांच करेगा और वो अपने विवेकानुसार अगर कोई भी दुर्घटना की आशंका है तो किसी भी मशीनरी को हटवा या बंद करा सकता है। धारा 27 में जो रुई धुनकियां आती हैं उनके पास स्त्रियों का और बालकों का नियोजन प्रतिबंधित है। धारा 27 में ये बताया गया है कि अगर रुई धुनकियां है जहां पर बहुत धूल बहुत डस्टिंग उड़ती है
तो ऐसी जगह में बालकों और स्त्रियों का नियोजन प्रतिबंधित है। इसके बाद धारा 28 में उत्तोलक और उत्थापक यानी कि जो क्रेन्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है। जो बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं या भारी सामान उठाने वाले यंत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। ये अच्छी बनावट के हों और मजबूत हों, और हर 6 माह में कम से कम इनकी एक बार जांच होनी चाहिए कि ये प्रॉपर वर्क करने लायक हैं या नहीं है, या इनमें कोई टूट फूट तो नहीं हुई है या कहीं से कमजोर तो नहीं पड़ी है। इसकी जांच निरीक्षण कारखाना निरीक्षक के द्वारा भी कराई जा सकती है, और नियोजक को के लिए भी प्रावधान है कि नियोजक को भी आदेश दिया जाता है धारा 28 के द्वारा कि वो उसकी 6 महीने में एक बार जांच या सर्विसिंग कराए। इसके बाद जो भी उससे भार उठाया जा सकता है उस पर वो अंकित होना चाहिए कि इससे ज्यादा भार इससे नहीं उठाया जा सकता, कि उसकी लिमिट उसमें लिखी होनी चाहिए कि इतने भार तक उठाया जाना। जैसे कि अगर कोई क्रेन 20 टन तक उठा सकती है तो उस पर अंकित होना चाहिए कि अधिकतम 20 टन भार के लिए ये उठाने योग्य है। इस तरीके से चीजें उस मशीन पर अंकित होनी चाहिए। इसके बाद धारा 29 में उत्थापक यंत्र, जंजीर, रस्सियों आदि के बारे में बताया गया है। ये अच्छी बनावट की हो और मजबूत हो, और फ्रेम इस तरीके का बना हो उनके अंदर कि उसके 20 फीट के आसपास कोई भी व्यक्तियों का परिगमन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रेन अगर कोई चलती है तो उसके 20 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्तियों का आवागमन ना रहे, जिससे कि कोई दुर्घटना होने की संभावना ना बने। ठीक है, इतना आप सब लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया करके आप लोग इसको शेयर करें और लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो को आपको पता लगता रहे। और मैं जितना भी लेबर लॉस है आपके सिलेबस में वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और जो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो भी देख लें, जिससे कि उनकी पढ़ाई तरीके से हो सके। चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं धारा 30 को। धारा 30 में परिक्रमी मशीनरी के बारे में बताया गया है। जो घूमती है मशीनें उनके बारे में बताया गया है कि घूर्णन मशीनरी के अधिकतम चाल की सूचना, मतलब कि जो आरपीएम होती है वो उस पर अंकित होनी चाहिए कि कितने राउंड प्रति मिनट चलती है, कितने राउंड ये प्रति मिनट लेती है, ये उसमें दर्ज होना चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि अधिकतम गति से ज़्यादा गति को रोकने के लिए उसमें उपाय किए जाने चाहिए कि इस गति से ज़्यादा ये ना चले। इसके लिए उसमें कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति चाहकर भी उसको उस गति से ज़्यादा ना चला सके। इसके बाद धारा 31 में दाब संयंत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि बॉयलर के बारे में बताया गया है जहाँ बॉयलर यूज होते हैं, और कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जहाँ अधिक वायुमंडल दाब से अधिक पर कार्य होता है वहाँ पर, तो ये कार्य सुरक्षित हो इसलिए वहाँ के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ये धारा 31 में बताया गया है। तो धारा 32 में सीढ़ियों के बारे में बताया गया है, फर्श के बारे में बताया गया है। जो भी फर्श और सीढ़ियाँ बनी हो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए, उन पर कोई फिसलन नहीं होनी चाहिए, और उन पर सीढ़ियों पर रेलिंग भी लगी होनी चाहिए मजबूत, जिससे कि कोई भी दुर्घटना की आशंका ना रहे। ये धारा 32 में बताया गया है। धारा 33 में स्थिर पात्र और गर्त आदि के बारे में बताया गया है। जो मेन हॉल होते हैं या बड़ी बड़ी हौज बनी होती हैं, या कोई इस टाइप का हॉल है जो मेन हॉल है, या कोई गड्ढा है जो कि कारखाने में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको प्रॉपर वे में उस पर बाड़ लगी होनी चाहिए और उसको प्रॉपर वे में ढका होना चाहिए, जिससे कि उसमें गिरने से किसी की दुर्घटना से उसको कोई चोट वोट ना लगे या उसकी कोई मृत्यु ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो सके, इसलिए उन पर बाड़ लगानी चाहिए। ये धारा 33 बताती है। इसके बाद धारा 34 पे चलेंगे, धारा 34 के बारे में जानेंगे। ये 33 रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। धारा 34 में अत्यधिक भार के बारे में बताया गया है। ये अत्यधिक भार के बारे में मेंशन है कि शरीर मतलब किसी भी कामगार से उतने ही भार उठाया जा सकता है जितनी उसकी क्षमता है। ठीक है, ये नहीं कि उससे अत्यधिक भार उठाया जाए जिससे कि उसको नुकसान हो जाए। ये भी धारा 34 में बताया गया है अत्यधिक भार के लिए। धारा 35 में आंखों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें बताया गया कि आंखों की रक्षा के लिए उपयुक्त चश्मा की व्यवस्था करनी चाहिए, जो धूल कणों से और अनचाहे प्रकाश से, जो कि हानिकारक प्रकाश होता है आंखों के लिए, उनसे आंखों की सुरक्षा कर सके। इसके लिए आंखों की
आंखों की सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त चश्मे की व्यवस्था भी करना नियोजक की जिम्मेदारी बनती है। ये धारा 35 में बताया गया है। क्योंकि ये सारे सुरक्षा प्रावधान है और इसमें श्रमिकों की और कामगारों की सुरक्षा के बारे में ज्यादा बल दिया गया है सारे। चलिए अगला पढ़ते हैं और जानते हैं धारा 36 के बारे में। धारा 36 में खतरनाक धुआं, गैस आदि से सुरक्षा के बारे में बताया गया है। किसी गैस चेंबर जो होते हैं वहां जहां कोई धुआं इकट्ठा होता है, कोई ऐसा कार्य होता है जहां ज्वलनशील पदार्थ का यूज होता है, तो उन सबके धुओं को निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर वे में निकल जाए। दूसरी बात, वहां पर कोई विस्फोट ना हो जाए, आग ना लग जाए, इसके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। और अगर किसी कामगार को उसमें जाना है तो उसकी व्यवस्था के लिए पर्याप्त रूप से श्वसन उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बिना उसको वहां भेजने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये धारा 36 में बताया गया है। चलिए जानते हैं धारा 37 के बारे में। और अगर किसी को लग रहा हो कि हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो कृपया वीडियो को आप लोग स्लो करके देख सकते हैं। बाकी मैं इसलिए आपको ये शॉर्ट वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो मैं उतना ही रहा हूँ जितना आप लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उनमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए धारा 33 के बारे में जानते हैं। विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस आदि के बारे में धारा 37 में बताया गया है। विस्फोटक को रोकने के लिए उपाय हों और वहां पर अगर इस तरीके की संभावना है कि वहां विस्फोट हो सकता है तो उसके लिए वहां उसकी रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए, धारा 37 में बताया गया है। धारा 38 में आग लगने की दिशा में सावधानियों के बारे में बताया गया कि अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले तो सुरक्षित निकलने का उपाय हो कि वो सुरक्षित निकल सकें, कामगार जितने भी हैं सारे सुरक्षित निकलने की व्यवस्था हो। दूसरे नंबर पर आग बुझाने के उपकरण, यानी कि जो आग बुझाने संबंधी जो जितने भी उपकरण होते हैं वो होने चाहिए। जो आग बुझाने के लिए सिलेंडर वगैरह यूज होता है वो होना चाहिए और पर्याप्त रूप में होने चाहिए। और फायर अलार्म भी होना चाहिए जिससे कि सबको सूचना मिल सके कि आग लग गई है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं धारा 39 में। धारा 39 में खराब भागों को परखने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें निरीक्षक के कामों के बारे में बताया गया है। निरीक्षक की शक्तियां क्या क्या हैं। निरीक्षक कारखाने के किसी भाग या मशीन में खराबी नजर आती है तो वह उसको जांच करवा सकता है या उसको बंद करा सकता है। ये धारा 39 में मेंशन है। इसके बाद देखते हैं धारा 40। धारा 40 में भवनों और मशीनरी की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। यदि निरीक्षक को लगता है कि किसी मशीन या यंत्र में भवन या फिर किसी भवन को, जो कोई बिल्डिंग है अगर वो जर्जर हो चुकी है और निरीक्षक को लगता है कि इसको ये मानव जीवन के लिए खतरनाक है, तो इस कंडीशन में निरीक्षक उसको बंद या बदलवा सकता है। ये नियोजक को आदेश कर सकता है कि इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर प्रवेश निषेध भी निरीक्षक के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यही मैंने इसमें बताया। यदि निरीक्षक को लगता है कि किसी मशीन यंत्र भवन के प्रयोग से मानव जीवन को खतरा होगा तो वह उनके प्रयोग पर रोक लगा सकता है। इसके बाद धारा 40 ए जो कि बाद में जोड़ा गया अमेंडमेंट, ये 2017 तक के जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो अभी लोकसभा में लंबित है और जो उससे पहले अमेंडमेंट हुए हैं वो लेटेस्ट, इसमें सब कुछ अपडेट है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पुरानी चीज नहीं है कि जो बाद में रिपीट की हो। तो जितना भी इसमें जो भी धाराएं हैं जिनमें जो जो प्रावधान हैं वो सब अपडेटेड हैं, क्योंकि मैंने कई जगह से इनको लिया है और जो लेबर लॉ की जो साइट है गवर्नमेंट की, मैंने उसी से भी कुछ प्रावधान उठाए हैं, उनको भी पढ़ा है। तो जो जो चीज़ें इसमें अपडेटेड नहीं थी पुरानी बुकों में वो मैंने अपडेट की हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बनाए हैं, ये मैंने भी कहीं ना कहीं से लिए हैं, लेकिन हाँ मैंने इन पे थोड़ी जगह जगह से लेके इनको मेहनत की है इन पे, तो आप लोगों के लिए इकट्ठा करके लाया हूँ एक जगह, जिससे कि आप लोगों को ढूंढना ज़्यादा ना पड़े और एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो धारा 40 से, यानी कि ये बाद में अमेंडमेंट हुआ है, जो भवनों का निरीक्षण के बारे में है। कारखाना निरीक्षक द्वारा भवनों का निरीक्षण कराया जा सकता है। पहले ये प्रावधान नहीं था। जो कारखाने हुआ करते थे उनके भवनों का निरीक्षण वो निरीक्षक के द्वारा नहीं होता था, लेकिन बाद में जब कुछ घटनाएं हुई तो उसके बाद में ये अमेंडमेंट किया गया और कारखाना निरीक्षक के द्वारा
भवनों का निरीक्षण भी कराया जा सकता है। ये प्रावधान इसमें लाया गया। धारा 40B में सुरक्षा अधिकारी के बारे में बताया गया। सुरक्षा अधिकारी के बारे में ये बताया गया कि जिसमें 1000 से अधिक कामगार हैं या सरकार की राय में विनिमय प्रक्रिया के कारण नियोजित व्यक्ति पर अगर खतरा हो तो नियोजक द्वारा निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो 40B है उसमें ये बताया गया है कि अगर 1000 से अधिक कामगार है तो सरकार, अगर 1000 से अधिक कामगार हैं तो वहां तो नियोजक को नियुक्ति करनी पड़ेगी निरीक्षक की, और अगर 1000 से कम है तो राज्य सरकार, समुचित सरकार, राज्य सरकार या समुचित सरकार, यहाँ समुचित सरकार से मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार क्षेत्र है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अगर कोई उनका संस्थान है या उनके कार्य क्षेत्र में आता है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का मामला है और स्टेट में कोई ऐसा कारखाना है तो उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, वो नियम बना सकती है। और इसकी नियुक्ति नियोजक को ही करनी होगी। निरीक्षक की नियुक्ति, जो निरीक्षक की नियुक्ति है वो नियोजक के द्वारा ही की जाएगी, ये सरकार नहीं रखेगी, लेकिन जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो सब कुछ सरकार तय करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा तय की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सुरक्षा संबंधी प्रावधान समझ में आए होंगे, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो भी उनको आसानी से मिल सके। तो इसमें भी और भी धाराएं रह गई हैं, ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट में पढ़ते चलें, इसलिए एक नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे और जल्दी ही लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, अगले शायद 2 दिन में मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, तो उससे हम धारा 41 से आगे के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और जुड़े रहिए रेडी टू कम्पीट से। धन्यवाद।